हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हमने इसमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया है माइक्रोबियल वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सेल स्ट्रक्चर के बारे में, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के डिफ्रेंशिएशन के बारे में, और पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था यूकैरियोटिक के सेल स्ट्रक्चर के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतःकला तंत्र। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि आप हिंदी में बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कोशिका द्रव्य, दोस्तों जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के सतत भागों में कलाओं से बने जो कोशिका अंग होते हैं, जो सेल ऑर्गेनली होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जो होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, सजीव रचनाएं होती है, उन्हीं को कहते हैं कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनली। और जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। राइट, कोशिका द्रव्य के अंदर निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। राइट, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, कई तरह के सेल ऑर्गेनली होते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दोस्तों, यदि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ बायोबुकटेक चैनल पर। यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका द्रव्य में असंख्य साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूमेरस ब्रांच व परस्पर आपस में संबंधित नलिकाओं का एक जाल होता है, ट्यूब्यूल्स का बना हुआ एक नेट होता है। ये वेसिकल्स तथा ट्यूब्यूल्स के रूप में बने होते हैं। इनमें से कुछ नलिकाएं कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन्स पर जाकर के खुलती हैं और कुछ केंद्रक की झिल्ली से जाकर के जुड़ी होती हैं। कुछ नलिकाएं दोनों से जुड़ करके कोशिका के बाहर का स्थान केंद्रक से सीधा संपर्क बनाती हैं। ये जो अंतर्द्रव्य जालक जो होता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के होते हैं जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। सबसे पहला होता है एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, अकणिकीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो ग्रेन्यूल्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो राइबोसोम ही है। अब यहाँ पर एक ग्रेनुलर है, दैट मीन्स कि वो जो ग्रेन्यूल्स है, राइबोसोम है, वो अब्सेंट है। तो राइट, तो इसमें जो है राइबोसोम नहीं होते हैं, और राइबोसोम नहीं होगा तो फिर प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते, और इनमें जो पदार्थों का संचय होता है, इसका काम क्या है, एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पदार्थों को, जो सब्सटेंस होता है उसका संचय करना, रिजर्व फूड मटेरियल को इकट्ठा करना। अब दूसरा जो है वो होता है ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उन पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइट, इस प्रकार के रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, झिल्लियां हैं, उन पर राइबोसोम लगे रहते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना, और इसकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाया जा रहा है तो वो डेफिनेटली भाग लेगा प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में। अंतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो आइए इसके फंक्शंस देखते हैं। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को यांत्रिक अवलंबन देता है। कोशिका के अंदर बाहर के जो बीच पर्यावरण है, वहाँ पर पदार्थों के आदान प्रदान में, एक्सचेंज में सहायता करता है। कोशिका के अंदर पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, हार्मोन्स संश्लेषण एवं संग्रहण में भी संबंधित होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करने के बाद अब जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस तथा सेंट्रोसोम के पास स्थित होती है, और इसमें मोटी परतदार प्लेटें समांतर क्रम में लगी रहती हैं। इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो गोल्जी बॉडी को काफ़ी डिटेल में बनाया है, लगभग 30-40 मिनट का वीडियो है वो, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर बायोबुकटेक पर पढ़ सकते हैं। राइट, इसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इसके अंदर चपटे कक्ष होते हैं जिसमें सिक्रिटरी पदार्थ होता है, एक स्रावी पदार्थ होता है। काम क्या है गोल्जी बॉडी का? गोल्जी बॉडी का
जो है ये जो है सेल सिक्रेशन से संबंधित होता है। इसमें लाइसोसोम तथा परऑक्सीसोम बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एकत्रित स्रावी पदार्थों के सांद्रण एवं उन्हें स्रावी वेसिकल्स में संग्रहित करने का कार्य भी गोल्जी के माध्यम से ही होता है, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसी से रिलेटेड है वो, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अब आता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनल जिस पे मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। सबसे पहला आता है लाइसोसोम। ये विशेष प्रकार के एंजाइम से भरी हुई एक वैक्यूल्स होती हैं जिसमें कोशिकाओं तथा उनमें पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, रचनाओं में पाचन की क्षमता होती है। अधिकतम भोजन के पाचन के समय यह बाह्य पदार्थों की कोशिका के भीतर पहुंच जाने पर उन्हें नष्ट करने के लिए लाइसोसोम फटते हैं, किंतु यदि इसमें पहले से ही फट जाएं तो कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। अतः इन्हें कोशिका का शत्रु या सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया जाए व्हाट इज सुसाइड बैग, तो वो जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है सुसाइड बैग्स। इसका फंक्शन क्या है? उत्तक टिश्यू विलेयक एंजाइम के कारण लाइसोसोम कोशिका के अंदर पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो पहुंचने वाली कोई बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन अगर उसके अंदर एंटर करता है, कोशिका के जो व्यर्थ पदार्थ है उन सभी को ये डाइजेस्ट कर जाता है, राइट। बैक्टीरिया, वायरस जो भी उसमें पहुंचता है उन सभी को नष्ट कर देता है। और इसके क्या क्या फंक्शन है इसको भी आप नोट डाउन करें। आवश्यकता पड़ने पर लाइसोसोम कोशिका के अंदर फट करके कोशिका का ही स्वयं यानी कि ऑटो डिसोल्यूशन करता है, स्वयं पाचन करता है, और इस प्रकार रोगी या पुरानी कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल पूरी तरह से ओल्ड हो चुकी है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। कोशिका के अंदर पाचन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। इसके बाद जो सेकंड सेल ऑर्गन है वो परऑक्सीसोम्स। ये लाइसोसोम से छोटे होते हैं तथा केवल एक झिल्ली में बंद रहते हैं। इनके अंदर पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। नंबर थर्ड पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग झुंडों में, क्लस्टर में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 2 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक होती है और ये छड़ों, रोड्स, गोलों तथा दाने के आकार के होते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया पर लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई 2 दीवारें होती हैं और जिनमें से अंदर की दीवारें जो होती है वो कॉन्वोल्यूटेड फोल्ड्स में उभरी रहती हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। तथा F1 कण होते हैं, इन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। F1 कण को हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंजाइम होते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से ही पावर जनरेट होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, आई थिंक आपने वो पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर। तो उसी की वजह से इसमें जो है पावर बनती है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम इसीलिए कहा जाता है सेल का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन के ऑक्सीजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि शारीरिक क्रियाओं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है उन सभी एक्टिविटीज़ में उसकी पूर्ति में काम आती है। इसके अतिरिक्त इसका जो संबंध होता है वो पदार्थों के स्राव से भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड अधिकतर वनस्पति कोशिकाओं में, किंतु कुछ जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं और ये रासायनिक क्रियाओं के केंद्र में, क्योंकि इनके अंदर पौधों में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल से CO2 से स्टार्च बनता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, राइट। इसका फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदल करके स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर संचित किया जाता है, राइट। अन्य प्लास्टिड में भोजन का जो संचय किया जाता है, और जैसे प्रोटीन का संचय करने वाले जो प्रोटोनोप्लास्टिड तथा एन्यूरोप्लास्टिड, एल्यूरोप्लास्टिड तथा वसा का संचय करने वाले, यानी कि फैट को रिजर्व करने वाले, संचय करने वाले एलेनियोप्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में रंजक होते हैं, राइट, जो फूलों तथा फलों को कलर प्रदान करते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। इसको भी मैंने प्लास्टिड को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में ही दिया गया है। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले रिक्त स्थान हैं जो कि एक निश्चित मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती हैं और पानी से अथवा पानी से घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उसमें भरे रहते हैं। ये वनस्पति कोशिकाओं में अधिकतर पाई जाती हैं और कोशिकाओं के भीतर
निश्चित दाब बनाए रखती हैं, एक प्रेशर बनाए रखती हैं और फाइलम प्रोटोजोआ के जंतुओं में जो फूड वैक्यूल में उत्सर्जन में भाग लेती हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद आता है नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, राइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनरीज जिन पर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे भी सेल के अंदर ऐसे भी ऑर्गेनली होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, जैसे राइबोसोम, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम जो होता है ये कोशिका द्रव्य की अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु अति सूक्ष्म दाने के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। इनका मुख्य कार्य अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर अगर राइबोसोम निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो राइबोसोम को भी बहुत डिटेल में बताया मैंने, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स एंजाइम्स तथा स्रावी पदार्थों अपनी प्रारंभिक अवस्था में कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 3, एर्गेस्टिक सब्सटेंस। कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में अनेक नॉन लिविंग पदार्थ कणिकाओं, गोलों तथा बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम लगभग गोलाकार व दीर्घ गोलाकार रचना है जो कि केंद्र के बहुत समीप में तथा लगभग कोशिका के मध्य में स्थित होता है, बीच में, और इसमें एक या दो अधिक छोटे छोटे दानों या छड़ों के आकार के सेंट्रियोल्स होते हैं। इनके चारों तरफ हाइलाइंस साइटोप्लाज्म का भाग होता है। इसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में अलग दृष्टिगत होता है। सेंट्रोसोम से केंद्रक विभाजन के समय एस्टर एक स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं। एस्टर और एक स्पिंडल बनते हैं। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।